It was the morning of 11th May 1857. The city of Delhi had not yet woken up when a band of sepoys, means the Indian soldiers, who were then employed in the British Army from Meerut, जिन्होंने ठीक एक दिन पहले कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक किया था, वो दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं, देन रेड फोर्ट में एंटर करते हैं एंड बहादुर शाह टू, जो कि कहने को उस टाइम मुगल एम्परर थे लेकिन एक्चुअल में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर की तरह जी रहे थे, जिन्हें खुद अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं था, ऐसे बहादुर शाह टू से सोल्जर्स अपील करते हैं कि वो उनके लीडर बने। बहादुर शाह टू को ना तो सिपोइस के इंटेंशंस पर श्योरिटी थी, ना ही खुद की एबिलिटी पर कि कितना इफेक्टिव रोल बहादुर शाह टू निभा पाएंगे। He was however persuaded to give and was proclaimed the शहंशाह हिंदुस्तान। इसके बाद सिपोइस दिल्ली को कंट्रोल में ले लेते हैं। साइमन फ्रेजर, जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे, एंड कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैप्चर करते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स को डिस्ट्रॉय एंड ऑक्यूपाई करते हैं, एंड यहीं से द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अ हेरोइक एफर्ट टू एलिमिनेट द फॉरेन रूल हैड बिगन। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड स्टार्टेड। दिल्ली के कैप्चर से एंड बहादुर शाह टू को लीडर प्रोक्लेम करने से द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को एक पॉजिटिव पॉलिटिकल मीनिंग मिली। लेकिन 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ, इससे पहले हमें 1857 से पहले क्या बैकग्राउंड था इसको समझना होगा, क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। एंड एक टाइम पर 1857 का रिवोल्ट उस लेवल पर पहुंच गया था कि ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा था कि कहीं उनका रूल हमारे भारत से एलिमिनेट ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कई रीजंस थे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के डिक्लाइन में। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साइंस एंड यू आर वाचिंग द हिस्ट्री डायरीज। जिसमें हम समझेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में सब कुछ, राइट फ्रॉम द बैकग्राउंड टू कॉजेस टू डिक्लाइन एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं एंड यू आर कंफ्यूज्ड इन योर प्रिपरेशन, तो आप श्रीराम साइंस के 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। सो अब करते हैं स्टार्ट सेशन को एंड वील स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। द बैकग्राउंड: By the first of 19th century, the East India Company had brought major portions of India under its control. But इसके बाद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला कि जो इंडियन टेरिटरीज को एक्वायर किया गया है उसको सस्टेन किया जाए, एंड दूसरा कि ट्रेड में एक्सप्लॉइट किया जाए। इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बिट्रेयल एंड पॉलिसीज में कोई भी लिमिट नहीं थी। 1857 आते आते मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, जो कि कंपनी ने वॉर्स या पॉलिसीज के थ्रू एक्वायर किए थे, बी इट बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर्स। सो इन सब की वजह से चाहे इंडियन रूलर्स हो या कॉमन पब्लिक, दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह से डिसरप्ट एंड टॉर्चर्ड थे। अब टेरिटरीज को एक्वायर करना तब भी इजी था, बट टफ टास्क होता था इन टेरिटरीज को सस्टेन करना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया था 1857 आते आते। इस वजह से कांस्टेंट रिवोल्ट्स पॉकेट्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट चल ही रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रही थी डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप से, पेजेंट से एंड रिलीजियस फैक्शन से, बट ये सभी रेजिस्टेंस लोकल लेवल पर थे एंड प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। एंड इन सब रेजिस्टेंस का रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज थी, जिससे एक पॉपुलर डिसकंटेंट बना हुआ था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 कोई सडन मूवमेंट नहीं था, ये रिवोल्ट कल्मिनेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। द 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बहरामपुर, जिसने रिफ्यूज कर दिया था न्यूली इंट्रोड्यूस एनफील्ड राइफल को यूज करने से, जिसके बाद उस इन्फेंट्री को डिसबैंडेड किया गया मार्च 1857 में। एंड एक यंग सोल्जर शहीद मंगल पांडे जी ने तो एक स्टेप और एक्शन लिया एंड अपनी ही रेजिमेंट के सर्जेंट मेजर पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मंगल पांडे जी को ओवर पावर्ड किया गया एंड उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया एंड उनकी इन्फेंट्री को भी डिसबैंडन कर दिया गया। देखिए, दिल्ली के कैप्चर के एक मंथ के अंदर अंदर ही रिवोल्ट बड़ी तेजी से भारत के डिफरेंट पार्ट्स में भी स्प्रेड होने लगा था, बीट लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद दैट इज प्रयागराज, बरेली, जगदीशपुर एंड झांसी। ये जो पूरा मूवमेंट था वो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट पर डिपेंडेंट था, और क्योंकि कोई प्रॉपर लीडर नहीं था फ्रॉम देयर ओन रैंक्स, दैट्स व्हाई ट्रेडिशनल लीडर सोसाइटी के उनको प्रेफर किया गया टू लीड द रिवोल्ट। जैसे कानपुर में नाना साहेब मूवमेंट को लीड कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में रिवोल्ट को लीड कर रही थी, देन बरेली में खान बहादुर, बिहार में मूवमेंट को 70 इयर्स ओल्ड मैन कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, एंड वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट रानी लक्ष्मीबाई झांसी में मूवमेंट को लीड कर रही थी। सो कुल मिलाकर रिवोल्ट ऑफ 1857 तेजी से डिफरेंट सिटीज में स्प्रेड हो रहा था विद डिफरेंट एंड एफिशिएंट लीडरशिप।
बट द रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इतना इंटेंस इसी वजह से था क्योंकि बहुत से ऐसे कॉजेस थे जिसने इस इंटेंसिटी को एग्रीगेट किया ओवर द ईयर्स, ओवर द डिकेड्स। सो समझते हैं इंपॉर्टेंट कॉजेस को दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। द कॉजेस, द पॉलिटिकल कॉजेस, जिसमें पहला था वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से टेरिटरीज को एक्वायर करती जा रही थी उससे डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन क्रिएट हो रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अमंग दी डिस्पोजेस्ड रूलिंग फैमिलीज एंड देयर सक्सेसर्स। लार्ज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स रूलिंग फैमिलीज के अपनी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को खो चुके थे एंड डिसइल्यूजन थे बाय द ब्रिटिश रूल। लाइक डेलहाउसी ने पंजाब को नेक्स्ट किया, जिसके बाद दलीप सिंह द माइनर सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी, उनको डिपोस्ट किया गया एंड एग्जाइल में भेज दिया गया इंग्लैंड में, एंड लाहौर दरबार की प्रॉपर्टीज को भी ऑक्शन कर दिया गया। पॉलिटिकल कॉजेज में ही सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था इन कल्मिनेटिंग द रिवोल्ट। सब्सिडरी अलायंस प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। सब्सिडरी अलायंस में इंडियन रूलर्स कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट आर्मीज नहीं रख सकते थे, प्लस उनको प्रोटेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस प्रोवाइड करेगी, जिसकी मेंटेनेंस का पैसा भी इंडियन रूलर्स को ही देना होता था। सो सब्सिडरी अलायंस से नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन के अंडर आ चुके थे एंड अपने रीजन के फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल भी उनके पास नहीं था, वो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही चला गया था। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने अनप्रेसिडेंटेड डिसकंटेंट प्रोड्यूस किया डायरेक्टली अफेक्टेड स्टेट्स में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सतारा, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर को एक्वायर कर लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एंड फिर 1856 में डेलहाउसी एनेक्स करता है अवध को, वो भी मिसमैनेजमेंट के बेसिस पर। सो इन सब एक्टिविटीज की वजह से ब्रिटिश का इनसेंसिटिव नेचर टुवर्ड्स इंडियन रूलर्स वो काफी क्लियर हो गया था। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। ब्रिटिशर्स ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया जो कि फेसलेस था, सोललेस था एंड विदाउट एनी ह्यूमन टच था। ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया था ब्रिटिशर्स ने, वो टोटली डिफरेंट था ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से जो कि मुगल एम्पायर के टाइम से चलता आ रहा था। सो इससे क्या हुआ कि इंडियंस इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ना तो एडजस्ट कर पा रहे थे और ना ही इसे एक्सेप्ट कर पा रहे थे जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था टेरिटरीज को एनेक्स करके। देन ब्रिटिशर्स ने प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स को भी खत्म कर दिया। देखिए इंडियन एरिस्टोक्रेट्स जो एक टाइम पर प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, बी इट इन इकोनॉमिक टर्म्स और सोशल टर्म्स, उन प्रिविलेजेस को एंड कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एनेक्सेशन पॉलिसी के अंडर। फॉर एग्जांपल लार्ज नंबर ऑफ लर्न एंड रिलीजियस पर्संस एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेंट फ्री लैंड ग्रांट्स किया जाता था इंडियन रूलर्स के द्वारा, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनाम कमीशन अपॉइंट कर ली जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन रेंट फ्री लैंड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया लार्ज स्केल पर, व्हिच लेड टू द ruin of large number of individuals and institutions. The new administration में Indians were excluded from higher administrative post and this includes civil and military departments both. जितनी भी higher post थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में वो रिजर्व थी सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए। हाईएस्ट रैंक कोई भी इंडियन मिलिट्री में सूबेदार तक अटेन कर सकता था whose monthly salary did not exceed ₹60 or 70 at that time. Similarly, सिविल डिपार्टमेंट में कोई भी इंडियन के लिए हाईएस्ट रैंक अमीन थी whose monthly pay did not exceed ₹50. Thus, the complete exclusion of Indians from all positions of trust and power in the administration brought a discontent and a sense of humiliation among the Indians. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में नेक्स्ट है बिटर टेस्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रूल ऑफ लॉ इक्वल नहीं थे। ब्रिटिशर्स के लिए लॉज एकदम अलग थे एंड वही इंडियंस के लिए हार्शली सभी लॉज को इंप्लीमेंट किया जाता था एंड उनको पनिश किया जाता था। प्लस ब्रिटिश रूल ऑफ लॉज काफी कॉम्प्लिकेटेड थे एंड जस्टिस एक्सपेंसिव भी हो गया था एंड डिले भी। सो जो वीकर सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से। न्यू जुडिशियल सिस्टम ऑपरेसिव होता जा रहा था जिसको रिच एंड पावरफुल सेक्शन एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, बीट इन पुलिस ऑफिशियल्स और इन द लोअर कोर्ट्स। थर्ड कॉज है इकोनॉमिक कॉजेस। द ओनली इंटरेस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू विद मिनिमम एफर्ट्स। सो कॉलोनियल पॉलिसीज से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडस्ट्री में, ट्रेड एंड कॉमर्स में एंड एग्रीकल्चर में, जिससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, डेप्ट बढ़ने लगा था एंड इस बात को खुद विलियम बेंटिक ने एडमिट किया था 1833 में। The misery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. इंडियन स्टेट्स के एनेक्सेशन से इंडियन एरिस्टोक्रेट्स ना सिर्फ अपनी जॉब्स और प्रिविलेजेस खोए थे बल्कि वो सब इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड भी हो गए थे। द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी। देन ब्रिटिश ने डेलिबरेटली इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया बाय इम्पोजिंग हाई टैरिफ ड्यूटीज अगेंस्ट द इंडियन गुड्स एंड ब्रिटिश गुड्स के इंपोर्ट्स को इंकरेज किया जा रहा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 19th सेंचुरी के मिड आते आते इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स पर्टिकुलरली कम टू एन एंड।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर रही थी, वहां पे न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे ब्रिटिशर्स एंड पेजेंट्स डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए थे एक दूसरे के, जिससे मिडिल मैन एलिमिनेट हो गए दोनों पार्टीज के बीच में से। सो इससे क्या हुआ कि तालुकदार और जमींदार जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो अपनी इनकम एंड पोजीशन दोनों से ही डिप्राइव्ड होने लगे। ब्रिटिश रूल के आने से पहले भारत के विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे। द पीपल ऑफ विलेजेस यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स ऑफ देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बाय देमसेल्फ। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गुड्स इंडियन मार्केट में फ्लड होना स्टार्ट होते हैं, इससे लिटरली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि ये सभी गुड्स इंग्लैंड में बनते थे जो कि दिखने में अट्रैक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों ही थे। सो लोगों ने फिर ब्रिटिश गुड्स को ही प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो भारत के थे वो ब्रिटिश गुड्स के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे थे। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ट्रेजेडी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, जिससे अल्टीमेटली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। सो ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया में ऐसी थी जिससे इंडिया की वेल्थ ड्रेन होकर इंग्लैंड में चली गई थ्रू फेयर और अनफेयर मीन्स ऑफ मेथड्स। देखिए, ब्रिटिश एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे भारत में, इंडिया की वेल्थ कलेक्ट करते थे अनफेयर मीन से भी। ब्रिटिश सोल्जर्स एंड सिविल ऑफिसर्स जो इंडिया में एम्प्लॉयड थे, उनको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलरीज मिलती थी। उनकी सेविंग्स, पेंशंस एंड अदर अर्निंग्स वो ड्रेन होती थी फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। Now the fourth one is socio-religious causes. ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऑफ सोशल एक्सक्लूसिवनेस एंड एरोगेंट मैनर से डिसकंटेंट क्रिएट हो रहा था इंडियंस में। रेशियल सुपेरिटी कंपनी इंपोज कर रही थी एंड रेशियल एरोगेंस से पब्लिक की सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो रही थी। ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया कि हर एक नेटिव इंग्लिशमैन को सल्यूट करेगा स्ट्रीट्स में। अगर लोकल्स भारत में किसी हॉर्स बैक या कैरिज में हैं तो उनको डिसमाउंट एंड खड़ा होना रहता था रिस्पेक्टफुल पोजीशन में, जब तक ब्रिटिशर्स पास नहीं हो जाते थे। ये सब एक तरह का अनरिटन लॉ था। ये सब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ ब्रिटिशर्स इंडियंस के रिलीजियस बिलीफ्स में भी इंटरफियर करना स्टार्ट कर दिए थे। अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मिशनरीज वर परमिटेड टू एंटर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन एंड स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन। मिशनरीज ने अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके हिंदू एंड इस्लामिक रिलीजन में इश्यूज को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। मिशनरीज ने आइडल्टरी को डिनाउंस किया, हिंदुज्म एंड इस्लामिक फिलॉसफी को क्रिटिसाइज किया एंड क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स की टीचिंग को कंपलसरी बनाया उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जिनको मिशनरीज रन कर रहे थे। द स्टडी ऑफ बाइबल वाज इंट्रोड्यूस्ड नॉट ओनली इन द मिशनरी इंस्टीट्यूशन बट आल्सो इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो ब्रिटिश अथॉरिटीज सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर कर रहे थे थ्रू सोशल लेजिस्लेशन। जैसे ब्रिटिश मिशनरीज को एनकरेज कर रहे थे, उससे एक हेट्रेड डेवलप हो रही थी इंडियंस में टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स यंग इंडियंस को कन्वर्ट कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू एंड कई सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते थे उनके लिए जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते थे। सोशल लेजिस्लेशन जो ब्रिटिशर्स पास कर रहे थे वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉज था फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिशर्स लॉस के थ्रू सती और चाइल्ड मैरिजेस जैसे सोशल इवल्स को इरेडिकेट कर रहे थे। जैसे विलियम बेंटिक ने सती प्रैक्टिस को अबॉलिश कराया था विद द सपोर्ट ऑफ एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड इंडियंस सच एज राजा राम मोहन रॉय। कैनिंग ने विडो रीमैरिज एक्ट को ड्राफ्ट किया था 1856 में। फिर वेस्टर्न एजुकेशन को गर्ल्स के लिए भी अवेल कराया गया। देखिए, सब मेजर्स सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन इन सब लॉ से कंसिडरेबल अपोजिशन, रीसेंटमेंट एंड एंगर आ रहा था सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस में। टू लॉज ऑफ 1832 एंड 1850 जिसने कंडीशंस को हटा दिया रिलीजन चेंज के बाद, इसमें भी पर्टिकुलरली बाय कन्फरिंग द राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू क्रिश्चियन कन्वर्ट्स, काफी अनपॉपुलर रहा था स्पेशली अमंग द हिंदूज। इन सब लॉज एंड चेंजेस को फॉरेन इनोवेशंस की तरह देखा गया, जिसका ऑब्जेक्टिव सोशल ऑर्डर को ब्रेक करना था। इंडियंस को ये फील आने लगा कि उनकी सिविलाइजेशंस को आउटसाइडर ब्रिटिशर्स कैप्चर करने लगे हैं एंड साथ में ही पंडित्स और मौलानास का भी इन्फ्लुएंस कम होने लगा था ब्रिटिशर्स के रूल में। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉजेस। अफगानिस्तान में ब्रिटिशर्स ने जो डिजास्टर किया था ड्यूरिंग द फर्स्ट अफगान वॉर, उससे ब्रिटिश आर्मी में मिलिट्री डिसिप्लिन काफी हैम्पर हो चुका था एंड खुद डेलहाउजी ने क्लियरली लिखा था इंग्लैंड में टॉप अथॉरिटीज को कि मिलिट्री डिसिप्लिन राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम एंड फ्रॉम ऑफिसर्स टू सोल्जर्स वाज वीकेस्ट एंड फुल ऑफ शेम। फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री रिक्रूटमेंट में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था, जिससे जो सो कॉल्ड कास्ट इश्यूज थे वो होने लगे थे। इंडियन सोल्जर्स को ग्रेजुअली ये समझ में आने लगा कि वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है ब्रिटिश के एक्सपेंशन में एंड अपने ही लोगों के डिग्रेडेशन में। सो इन सब से क्या हुआ कि जो लॉयल्टी थी टुवर्ड्स द आर्मी वो ग्रेजुअली वीक होने लगी। इंडियन सोल्जर्स कंटिन्यूसली अपने ग्रीवांसेस रजिस्टर करा रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था म्यांमार एंड अफगानिस्तान जाने के लिए फॉर एक्सपीडिशन, जिससे उनके रिलीजियस फेथ वायलेट होते थे। क्योंकि उस टाइम ये माना जाता था कि सीज को क्रॉस करना अलाउड नहीं है एंड अगर कोई फॉरबिडन सीज को क्रॉस किया
तो वो अपनी कास्ट लूज कर देगा। सो इस रेजिस्टेंस को काउंटर करने के लिए एंड सोल्जर्स अब्रॉड डिप्लॉय हो सके 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया गया एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सिपॉय रिफ्यूज नहीं कर सकता है टू फाइट अक्रॉस द सी। फिर इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स जो इंडिया में स्टेशन थे उनके बीच डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हाई थी। इंडियन सोल्जर्स नंबर में काफ़ी ज़्यादा थे कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। उसके बाद भी इंडियन सोल्जर्स की सैलरीज काफ़ी कम थी, प्लस इंडियन सोल्जर्स के पास कोई चांस नहीं था फॉर अ प्रमोशन। इंडियन सोल्जर्स ने कई एफर्ट्स करे सो दैट सैलरीज एंड अलाउंसेज उनके बढ़ जाएं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर ब्रिटिशर्स जिस तरह से टेरिटरीज एनेक्स कर रहे थे, पेजेंट को रेवेन्यू के नाम पर एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसका रिफ्लेक्शन इंडियन सोल्जर्स में भी आ रहा था एंड उनके अंदर डिसकंटेंटमेंट बढ़ता जा रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस थे जिसके कल्मिनेशन से रिवोल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली हुआ, बट इन सब के साथ एक इमीडिएट कॉज भी था जिसने रिवोल्ट को ट्रिगर कर दिया, ग्रीस्ड कार्टिजेस। 1856 में रेगुलेशन आता है कि सोल्जर्स को कार्टिज के एंड को बाइट करना होगा बिफोर यूजिंग इट। देयर वाज अ रूमर दैट द कार्टिजेस टू बी यूज्ड विद द न्यू एनफील्ड राइफल्स वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब इस पर हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों ही अगेंस्ट थे एंड ये इवेंट इमीडिएट ट्रिगर बना जिससे रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। नाउ कॉजेस के बाद हम समझेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 अपने एंड रिजल्ट को अचीव क्यों नहीं कर पाया, द कॉजेस ऑफ द फेलियर। देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 काफी हद तक लोकलाइज था, कंट्री वाइड नहीं था। रिवोल्ट काफी हद तक पंजाब, द यूनाइटेड प्रोविंसेस, रोहिलखंड, अवध, द टेरिटरी बिटवीन नर्मदा एंड द चंबल एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार ऑन द नॉर्थ ईस्ट, इन एरियाज में ही स्प्रेड हुआ था। देन रिवोल्ट ऑफ 1857 सडनली ब्रेक हुआ था, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी कि कैसे और किस तरह से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। ब्रिटिशर्स के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, कई इंस्टांसेस पे तो हमारे सोल्जर्स को सिर्फ स्वाट से फाइट करनी पड़ती थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स मॉडर्न वेपन्स। सिपॉयज के पास कोई भी क्विक सिस्टम नहीं था कम्युनिकेशन के लिए, सो कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाती थी और जिससे फिर सिपॉयज एक दूसरे को रेस्क्यू करने नहीं आ पाते थे। एवरीवन वाज लेफ्ट टू फाइट लोनली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इंडियन सोल्जर्स को सिंपैथी रिसीव हुई कॉमन पीपल की, बट कंट्री एज अ होल वाज नॉट बिहाइंड देम। द मर्चेंट्स, मिडिल क्लास एंड द इंडियन रूलर्स नॉट ओनली केप्ट अलूफ बट एक्टिवली सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद भी इंडियन रूलर्स को लगा था कि उनका फ्यूचर ब्रिटिश के साथ सेफ होगा एंड दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड दी ब्रिटिश विद मेन एंड मटेरियल्स। रिवोल्ट ऑफ 1857 में ऐसा नहीं था कि सारे इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट रिवोल्ट बट फॉट अगेंस्ट देयर ओन कंट्रीमेन। रिकैप्चर ऑफ दिल्ली में 5 कॉलम्स थे जिसमें 1700 ब्रिटिश ट्रूप्स थे एंड 3200 इंडियंस। ब्रिटिश की पॉलिसीज के अगेंस्ट हेट्रेड के अलावा सोल्जर्स के पास कोई भी डेफिनेट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था और डेफिनेट विजन नहीं था फ्यूचर के लिए। जॉन लॉरेंस ने स्पेसिफिकली कहा था कि हैड अ सिंगल लीडर ऑफ एबिलिटी राइजन अमंग द इंडियन सोल्जर्स, द ब्रिटिश मस्ट हैव बीन लॉस्ट बियॉन्ड रिडेम्पशन। देखिए, भले ही सिपॉयज एंड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाए, येट द सिपॉयज शोड एग्जाम्पलरी करेज, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स कोटेड डेथ फाइटिंग फॉर अ कॉमन कॉज टू वाइप आउट द ब्रिटिशर्स। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को रिकैप्चर किया एंड उसके बाद एक एक करके सभी सेंटर्स को वापस अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया एंड इसी के साथ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड होता है, द मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज द ब्रिटिश एम्पायर हैड टू फेस इन इंडिया। सिपॉयज की लिमिटेशंस के बावजूद भी देयर एफर्ट टू इमेंसिपेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स वाज अ हीरोइक एक्ट एंड ये रिवोल्ट एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा था नेशनल मूवमेंट के लिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 ने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल पूरी तरह से चेंज करने को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर होकर सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 ने फ्यूचर रेवोल्यूशनरीज को इंस्पिरेशन दिया कि यूनाइटेड होकर ब्रिटिशर्स को वाइप आउट किया जा सकता है, जो इवेंचुअली 1947 में अचीव हुआ। सो ये था पूरा डिटेल सेशन रिवोल्ट ऑफ 1857 पर। इफ यू लाइक द सेशन, डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड कॉमेंट। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।